हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी पोजीशन समय के साथ लगातार बदलती हैं। इन वस्तुओं को हम बोलते हैं कि ये वस्तुएं मोशन में हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उड़ता हुआ पंछी या फिर चलती हुई कार। इवन हमारी गैलेक्सी वो भी कंटिन्यूअस मोशन में है, या फिर हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता हुआ ब्लड, ये सारे ही मोशन में हैं। ये सारे ही मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। माय नेम इज राज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले समझते हैं ये रेस्ट क्या होता है। इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस विद टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय पास होने के साथ साथ वेरी नहीं कर रही है, पोजीशन फिक्स है, तो उस टाइम पर हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। एग्जाम्पल, पीपुल वेटिंग ऑन अ बस स्टेशन। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बस स्टेशन पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब इनकी पोजीशन समय के साथ बदल नहीं रही है, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट का एग्जाम्पल है। मतलब ये सारे ही पर्सन रेस्ट में हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं मोशन। इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय पास होने के साथ साथ बदल रही है, उसकी पोजीशन वेरी कर रही है, तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जाम्पल फिर से अगेन, फ्लाइंग बर्ड, मूविंग कार, रोटेटिंग प्लैनेट इन गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो सन के अराउंड मोशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये सारे ही मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं कि रेस्ट और मोशन ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, मतलब इसका मतलब कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको अभी हम आगे समझने वाले हैं, उससे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स क्यों हैं। यहाँ पर एक पैसेंजर है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। उस प्लेटफॉर्म पे एक ट्री भी है। जब वो पर्सन उस ट्री को ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है कि वो ट्री रेस्ट में है, बट वही पैसेंजर जब मूविंग ट्रेन में होता है तो वो ऑब्जर्व करता है वो ट्री मोशन में है। यहाँ पर उसके ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं, बट दोनों ही केसेस में जो पर्सन है वो सही बोल रहा है, मतलब दोनों ही केसेस में उसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आने का क्या रीज़न हुआ? ये ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आने का रीज़न है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले केस में ये जो पर्सन है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है प्लेटफॉर्म, और क्योंकि प्लेटफॉर्म रेस्ट में है और उसी प्लेटफॉर्म पे ट्री भी है, तो उस पर्सन को वो ट्री रेस्ट में दिखाई दे रहा है। वो पर्सन उस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो रेस्ट में है। बट जब वही पर्सन मूविंग ट्रेन में होता है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग ट्रेन है। मूविंग ट्रेन जो कि मूव कर रही है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है। इस टाइम पर जब वो ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व करता है ट्री इन मोशन, वो पेड़ को मोशन के स्टेट में पाता है। तो इसका रीज़न है क्योंकि ट्रेन मूव कर रही थी और वो आदमी भी मूविंग फ्रेम में है। ट्री तो अभी भी रेस्ट पर है, बट वो आदमी मूविंग फ्रेम में था, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो ट्री है वो मोशन कर रहा है। दोनों ही केसेस में ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, बट उन दोनों ही केसेस में जो पर्सन है वो सही है। यहाँ पर डिफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से आया, मतलब रेस्ट और मोशन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के एनालिसिस के लिए या ऑब्जर्व के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कन्फ्यूजन के आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो चीज़ों से कंसिस्ट होता है, सिस्टम विद सेट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लस टाइम यानी कि इसका मतलब है क्लॉक।
समय को मेजर करने के लिए क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। कोई इवेंट अगर हो रहा है तो वो कितनी तेजी से हो रहा है या कितने धीमे हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमें क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिस्टम विथ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लस क्लॉक, ये दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और साथ में एक घड़ी जो कि समय को जो कि टाइम को मेज़र करने के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सिस्टम विद सेट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लस क्लॉक। आगे चलते हैं और एक नई चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को समझने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है जिसमें वेक्टर और स्केलर आता है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वेक्टर और स्केलर वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं, ये वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकें, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसको एग्जांपल से समझते हैं। आइंस्टीन का फेमस एनर्जी मास इक्वेशन, यहाँ पर E एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और C स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो एनर्जी है या ये जो मास है या जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन तीनों की हेल्प से हम फिजिक्स के एक लॉ एनर्जी मास इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी, मास एंड जो स्पीड ऑफ लाइट C, वो तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आगे चलते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप को समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप हैं, एक टाइप है स्केलर और एक टाइप है इसका वेक्टर। सबसे पहले स्केलर को समझते हैं। स्केलर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश। अ का मतलब होता है नहीं और दिश का मतलब होता है दिशा। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वेक्टर जिसको हिंदी में सदिश बोलते हैं। सा का मतलब होता है सहित और दिश का मतलब होता है दिशा। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वेक्टर इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आगे चलते हैं और इसको और डीप में समझते हैं। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर जो क्वांटिटीज़ होती हैं इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना, एक्चुअल में कितना अमाउंट। जैसे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर कोई वर्क हुआ तो कितने जूल का वर्क हुआ, अगर किसी कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ है तो वो कितने लीटर लिक्विड है। तो ये सारी चीज़ें कितना, वो सारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्केलर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टाइम, मास, वॉल्यूम, लेंथ, एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है, मास उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम या फिर लेंथ इनके लिए भी डायरेक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और अगर हम वेक्टर के एग्जांपल की बात करें तो वेक्टर के एग्जांपल हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। फोर्स जिसको बल बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में विस्थापन बोलते हैं और वेलोसिटी जिसको हम लोग वेग बोलते हैं। इन तीनों क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप की, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, वेक्टर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं वेक्टर को किस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना।
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो की हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो एरो की एरो की जो लेंथ है, यहाँ पर जो लेंथ ऑफ एरो है वो बताती है मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम किसी वेक्टर को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर एरो की लेंथ ज़्यादा है, बड़ी है, तो हम बोलेंगे कि उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। एरो की लेंथ छोटी है, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो टिप ऑफ एरो भी रिप्रेजेंट करती है उसकी डायरेक्शन को। टिप ऑफ एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ ऑफ एरो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर मुझे एक फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करना हुआ, फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर हम लोग एक एरो लगाते हैं। जैसे हमें फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, हमें फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन और उसके साथ उसकी डायरेक्शन दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन ईस्ट। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो उसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, एक एरो, उस एरो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस एरो की जो लेंथ हो वो होनी चाहिए लेंथ 3 यूनिट और उसकी डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। तो ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन ईस्ट। इस तरीके से हम वेक्टर को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं और अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं तो हमारे थ्रू जो ट्रैक कवर हुआ है उसकी जो लेंथ होगी उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन, एक्चुअल लेंथ ऑफ पेथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जितना वो ट्रैक कवर करता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर्ड डिस्टेंस बोलते हैं। या इसकी दूसरी डिफिनेशन, हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड। एक ऑब्जेक्ट ने कितने ग्राउंड को कवर किया है उसकी जो लेंथ होगी उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पर था और वो सबसे पहले ए से बी तक गया, बी से वो सी तक गया, देन सी से उसने डायरेक्शन फिर से चेंज की, सी से वो डी तक गया और डी के बाद वो ई तक गया और फिर ई से एफ तक जाने में उसने अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज की। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट ने कुछ इस तरीके का रूट ट्रेवल किया, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी, अगेन डी से ई में फिर से डायरेक्शन चेंज हुई और ई से एफ तक फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। बट इस आदमी के थ्रू या उस पर्सन के थ्रू टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा इन सब की लेंथ को हम मेज़र करेंगे और वही उसके थ्रू डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले ए टू बी की लेंथ 1 2 3 4 5, ए टू बी की लेंथ है ए टू बी प्लस बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक और ई से एफ तक। तो डिस्टेंस जो होगी वो होगी ए से बी तक की लेंथ है 5 यूनिट, बी से सी की लेंथ है 1 यूनिट और सी से डी की लेंथ है 1 and 2 यूनिट और डी से ई तक की लेंथ है 2 यूनिट एंड ई से एफ तक की लेंथ है 1 यूनिट। तो 5 and 1 6 7 8 9 10 11। तो उसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा 11 यूनिट। अब ये यूनिट मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो स्केलर क्वांटिटी ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू। जो डिस्टेंस है उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही पॉसिबल है, निगेटिव या उसकी ज़ीरो वैल्यू नहीं हो सकती।
और इसकी जो यूनिट है वो होगी मीटर। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र करेंगे। तो डिस्टेंस के बाद हम आगे चलते हैं और डिस्टेंस के बाद आगे चलते हैं और हम डिस्प्लेसमेंट को सीखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू जो उसका इनिशियल पॉइंट है और कवर करने के बाद जो जहाँ पर वो फाइनली पहुँचा उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ से इनिशियली इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ए है। ए से चलने के बाद ए से वो बी तक पहुंचा, बी से वो सी पहुंचा, सी से फिर डी और डी से ई और ई से फाइनली वो कहाँ पे पहुंचा, फाइनल जो उसका पॉइंट है वो पी। तो इस पर्सन के थ्रू डिस्टेंस तो 11 यूनिट होगी, इसको हम लोगों ने पहले अभी सीखा है। बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से एफ को मिलाने वाली जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी या शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ए एफ। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ए एफ। अब डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इसके डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो होगा लेंथ ऑफ ए एफ की लेंथ को हम मेज़र करेंगे और वही जो लेंथ होगी इसकी, वही इसका डिस्टेंस होगी। अच्छा, डायरेक्शन को हम फिर से एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो की हेल्प से, और वो जो एरो होगा उसका जो टिप होगा वो फाइनल पॉइंट की तरफ होगा। यहाँ पर ए टू एफ एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे जिसका जो टिप है वो फाइनल पॉइंट की तरफ इंडिकेट होगा। तो वेक्टर ए एफ जो होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। आगे चलते हैं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और चीज़ें समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, एक वेक्टर होता है जो कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ मिलाता है। जैसे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोजीशन 1, यहाँ से कोई आदमी स्टार्ट करता है और फाइनल जो उसकी पोजीशन है ये उसकी फाइनल पोजीशन है 2। अब इसको वो कई ट्रैक के थ्रू कवर कर सकता है। जैसे मान लेते हैं उसका एक ट्रैक ये है, वो इस ट्रैक के थ्रू पोजीशन ए से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर गया, और उसका दूसरा जो ट्रैक है वो दूसरा ट्रैक ये है। मान लेते हैं कि वो इस ट्रैक के थ्रू पोजीशन ए से पोजीशन 2 पर पहुंचा, बट जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही होगा। वो ये इनिशियल पॉइंट और ये जो फाइनल पॉइंट है इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और उसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी या जो एरो होगी उसके थ्रू हम उसकी डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं। तो अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगी, और यूनिट इसको मेज़र कर सकते हैं हम मीटर में। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको समझते हैं।
कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर उसकी जो पोजीशन है वो मान लेते हैं उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ये है, वो यहाँ पॉइंट आई से स्टार्ट कर रहा है और उसने एक क्वार्टर कंप्लीट किया। एक क्वार्टर कंप्लीट करने का मतलब वो आई से एफ तक एक सर्कुलर ट्रैक के थ्रू गया है। तो उसके थ्रू जो उसकी कवर्ड डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमें पता है एक सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो 2πr होती है। बट यहाँ पर उस पर्सन ने केवल इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2πr, मान लेते हैं r इसकी रेडियस है, 2πr/4। 4 क्यों? क्योंकि वो 1 क्वार्टर डिस्टेंस को 1 क्वार्टर सर्किल का 1 क्वार्टर कवर कर रहा है। बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इनिशियल पॉइंट इसका ये है और फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगी। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। समझते हैं ये लेंथ, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इसकी लेंथ है r, और इस वेक्टर को मैं यहाँ पर करूँ तो इसकी लेंथ भी है r, और इसका जो पोजीशन, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वेक्टर होगा और ये है 90 डिग्री। अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रूट में, एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी r√2। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में इसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 2πr/4 और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है r√2 यूनिट। यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा यूनिट एंड यहाँ पर भी यूनिट। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस 1। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट के अगर दोनों तरफ हम मॉड लगा दें, इसका मतलब होता है कि हम डिस्प्लेसमेंट का केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पहला डिफरेंस ये है, मतलब डिस्टेंस बड़ी हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर किसी पर्सन को सिटी ए से सिटी बी जाना है तो उसके पास कई रूट्स हैं। वो इस ट्रैक से जा सकता है, वो इस ट्रैक के थ्रू जा सकता है, ये फर्स्ट ट्रैक है और उसका जो दूसरा रास्ता है ये सेकेंड है, और थर्ड वो इसके थ्रू भी जा सकता है। इन तीनों ये जो पेथ फर्स्ट है, पेथ सेकेंड और पेथ थर्ड, इन तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। बट क्योंकि वो इनिशियल एक ही जगह से उसने स्टार्ट की थी और फाइनली वो एक ही पॉइंट पर पहुँचे हैं, तो यहाँ पर इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इन तीनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम होगा, बट जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। और इन तीनों ही केसेस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर देन इसका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। बट एक ऐसा केस होगा
जहाँ पर वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर वो पर्सन सिटी ए से सिटी बी तक डायरेक्टली जा सकता है। इसको हम बोल देते हैं, ये है पेथ 4। इस फोर्थ वाले केस में, इस फोर्थ पेथ में जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी यही लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी यही लेंथ है। तो उस केस में डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पहला डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। और सेकेंड डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 0। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। 0 से ज़्यादा होने का मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू या 0 नहीं हो सकता। तो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट की तीनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यूज पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0 का मतलब उसकी वैल्यू निगेटिव है। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 का मतलब उसकी वैल्यू 0 है। तो डिफरेंस 2 ये था कि जो डिस्टेंस होगा वो उसकी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होंगी, मतलब वो पॉजिटिव होगा। पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं और 0 भी उसकी वैल्यू हो सकती है। डिफरेंस 3 क्या है? फॉर 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड एंड डिस्टेंस हैज मल्टीपल वैल्यूज डिपेंड ऑन पेथ। तो 2 पॉइंट्स के लिए, इस एग्जांपल को भी पहले हम सीख चुके हैं। 2 पॉइंट्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा यही उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, और बट इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके पेथ पर। हो सकता है वो इस ट्रैक के थ्रू जाए, हो सकता है वो इस ट्रैक के थ्रू जाए, हो सकता है वो इस ट्रैक के थ्रू जाए, हो सकता है वो किसी भी रैंडम ट्रैक के थ्रू जाए। इन तीनों या चारों रास्तों का जो डिस्प्लेसमेंट है, जिस भी ट्रैक से हो गया उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, बट जो उनका डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यूज़ हैं, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू होगी 2 पॉइंट्स के लिए, बट जो डिस्टेंस की वैल्यू है उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, और वो डिपेंड करता है उनके पेथ पर, वो किस रास्ते से जा रहा है। अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कई रास्ते हो सकते हैं उसके, तो रास्तों की जो लेंथ होगी वो तो डिस्टेंस होगी, बट जो उन दोनों पॉइंट्स के अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें उसकी एक सिंगल वैल्यू होगी जो कि उन दोनों को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की सिंगल वैल्यू पॉसिबल है, बट 2 पॉइंट के लिए डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है उनके पेथ पर, किस रास्ते से वो जा रहे हैं। डिफरेंस 4 विथ पासिंग टाइम पास होने के साथ साथ जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो कैन नेवर डिक्रीज। जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू समय बढ़ने के साथ साथ कभी घट नहीं सकती, बट जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू घट सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से वो 1 2 3 वो 3 मीटर यहाँ तक गया। देन उसके बाद वो रिटर्न हो गया
पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद वो रिटर्न आ गया 1 मीटर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 यूनिट होगी। बट जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो पहले वो 0 से तो स्टार्ट किया, 0 से 3 गया, 3 से फिर वो वापस आ गया, तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्चुअल में ये जो पॉइंट है और यहाँ पे वो पहुँचा है, ये पॉइंट, इनके बीच की लेंथ होगी, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 यूनिट है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट सकती है बट जो डिस्टेंस की वैल्यू घट नहीं सकती। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट घटने का ये मतलब होता है, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो यहाँ से स्टार्ट करता है और वो यहाँ से चलता हुआ हाफ सर्कल कवर करता है। जब वो हाफ सर्कल कवर करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्चुअल में ये और ये होगा। बट मान लेते हैं वो आगे भी ट्रेवल करता है और एक क्वार्टर और कवर करता है, तो उसका फाइनल पॉइंट यहाँ से ये एफ शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा। पहले जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट ये था, अब उसका डिस्प्लेसमेंट पहले उसका डिस्प्लेसमेंट ये था, अब उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है और ये येलो और ग्रीन, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों में से जो ये वाली लेंथ है वो स्मॉल है, इसका मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। सिंपल, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला, ये स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस जो कि स्केलर क्वांटिटी है बाय टाइम। स्केलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी, तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज, इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं। और इसकी जो यूनिट होगी, अच्छा डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे और टाइम को हम लोग सेकंड में मेज़र करेंगे। तो जो इसकी यूनिट बनेगी स्पीड की वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्पीड। तो स्पीड के कई 4 टाइप्स हैं। पहला यूनिफॉर्म, या इसको हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तीसरा है उसकी एवरेज स्पीड और चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहला यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहला यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का सिंपल सा एक लाइन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस अगर कोई इक्वल टाइम में कंप्लीट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। जैसे यहाँ पर एक कार, वो पहले सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में 5 मीटर, तीसरे सेकेंड में 5 मीटर और चौथे सेकेंड में 5 मीटर कवर करती है। मतलब वो इक्वल टाइम इंटरवल में 1 सेकेंड के टाइम पीरियड में वो 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है। मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड है उसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक
एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, मतलब उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ वेरिएशन है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्ती। परिवर्ती चाल। तो जैसे यहाँ फिर से ये कार है, ठीक है, वो मूव कर रही है। पहले सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने 8 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में उसने 6 मीटर कवर किया और चौथे सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया। तो 5 मीटर 1 सेकेंड उसका हो जाएगी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर 1 सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर 1 सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो स्पीड की वैल्यूज़ हैं ये और ये 5, 8, 6, 2, ये सारी स्पीड की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इसलिए उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, परिवर्ती चाल। आगे चलते हैं और एवरेज स्पीड को समझते हैं। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। एग्जाम्पल से एक समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो सबसे पहले A से B तक ट्रेवल करता है और B के बाद वो डायरेक्शन चेंज करके C तक ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उसकी जो डिस्टेंस है A से B तक डिस्टेंस D1 है और B से जो डिस्टेंस C तक है वो D2 है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो होती है टोटल डिस्टेंस का मतलब D1, टोटल डिस्टेंस का मतलब D1 और प्लस D2। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी D1 प्लस D2 टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। मान लेते हैं इसमें उसको T1 टाइम लगा था और इसमें उसको T2 टाइम लगा है, तो उसका जो टाइम होगा टोटल वो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड की जो फार्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टेकन टाइम। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डेल्टा एस बाई जो टाइम लगा है डेल्टा टी, यही हो जाएगा वी एवरेज। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे किसी ने पूछा 5वें सेकेंड पे क्या स्पीड है या 6ठे सेकेंड पर क्या स्पीड है या 7वें सेकेंड पर, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमारा जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में जो मीटर लगे होते हैं, एक्चुअल में वो स्पीडोमीटर होते हैं, वो हर एक इंस्टेंट पे स्पीड को मेज़र करके उसमें कुछ पॉइंटर टाइप का बना होता है, उस पर स्केलिंग की रहती है, उसके थ्रू हम समझते हैं कि ये व्हीकल कितनी स्पीड पर उस पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा है। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, मतलब किसी इंस्टेंट पर उसकी जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिंपल सा फार्मूला, जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं स्पीड की जो एवरेज वैल्यू है वो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है। उसकी हम लिमिट वैल्यू लगा देते हैं। लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, वो जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है। जितना छोटा टाइम इंटरवल होगा उतना एक्यूरेट उसका आंसर होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। डी एस का मतलब
डिस्टेंस में छोटा सा चेंज, और dt का मतलब छोटे से टाइम, छोटे से टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड।